एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड वी नॉट वेलोसिटी से घूम रहा है। आपको कोई सैटेलाइट दे रखा है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ विद स्पीड वी नॉट, सडनली इट इज स्टॉप्ड। अचानक से बच्चों उसको रोक दिया जाता है, अचानक से उसको रोक दिया जाता है। आपको ये बताना है बच्चों कि वो धरती से, अर्थ से कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग विथ वेलोसिटी वी नॉट अराउंड अर्थ एंड सडनली इट इज स्टॉप्ड विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ये बताना है बच्चों आपको। वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके आपके लिए, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना बच्चों कि मुझे जो आंसर चाहिए वो वी नॉट और वी ई की टर्म्स में चाहिए। आई रिक्वायर द आंसर इन टर्म्स ऑफ दीज टू पैरामीटर्स ओनली। वी नॉट मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी और वी ई मतलब एस्केप वेलोसिटी। करिए भाई, देखिए आप ये मान लीजिए कोई सैटेलाइट था, ये सैटेलाइट था जो कि अर्थ के अराउंड घूम रहा था और लेट अस सपोज कि साहब वो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर घूम रहा था। तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी बच्चों, उस केस में उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, वो कितनी होगी? दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h। भाई आपको आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ वी नॉट और वी ई, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो क्या होगा, देखिए वी नॉट की वैल्यू हो गया इतनी अंडर द रूट जी एम बाई आर प्लस एच। अब उस बेसिस पर बच्चों अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये लीजिए। और इस आधार पर बच्चों आर प्लस एच की वैल्यू कितनी आ गई? आर प्लस एच की वैल्यू आ गई बच्चों जी एम अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। सो दिस इज आर प्लस एच। ये आपके पास में आर प्लस एच आ गया। इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी क्यों पड़ेगी हम देखते हैं। तो ये हो गया बच्चों। अब क्या हुआ बच्चों, अचानक से ये सैटेलाइट घूम रहा था और अचानक से मैंने इसको रोक दिया, अचानक से मैंने इसको रोक दिया बच्चों। अब वो जमीन से टकराएगा, अब वो जमीन से टकराएगा और जब ये जमीन से टकराएगा बच्चों तो इसकी एनर्जी तो कुल मिलाकर क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जितनी एनर्जी इसकी शुरुआत में यहाँ पर थी उतनी एनर्जी यहाँ पर रहेगी। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं भाई, E इक्वल्स टू क्या? कांस्टेंट। E मतलब मैकेनिकल एनर्जी। K प्लस यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वाली इज इक्वल्स टू क्या बच्चों? अब फाइनल वाली, ये लीजिए। अब इनिशियल वाली में अगर हम देखें तो पहले वो घूम रहा था, बिल्कुल घूम रहा था, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हमें जो काम करना है वो जब उसको आपने रोक दिया उसके बाद काम करना है। तो बिल्कुल जस्ट उससे पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। भाई इट वाज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी वी नॉट, सडनली इट इज स्टॉप्ड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस मूवमेंट पर बच्चों? उस मूवमेंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर प्लस एच। उस मूवमेंट पर बच्चों उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी कितनी? माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर प्लस एच। और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? जब यहाँ पे आकर टकराएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा वही आपको कैलकुलेट करना। लेट अस सपोज साहब इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विथ वेलोसिटी वी। मैंने मान लिया बच्चों कि ये अर्थ को, ग्राउंड को, पृथ्वी को, धरती को वी वेलोसिटी से टकराता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इतनी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। भाई जब वो अर्थ पर आ जाएगा तो दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी बच्चों वो आर होगी। सो मैं एक्सप्लेन किया देता हूँ बच्चों। देखिए जब आपने उसको रोक दिया तो उसकी स्पीड जीरो हो गई, और उसकी स्पीड अगर जीरो हो गई बच्चों तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी बच्चों? माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर प्लस एच। भाई दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो थी वो आर प्लस एच थी, इतना। और जब वो स्पीड आपसे पूछा है कि जब वो अर्थ से टकरा रहा है तो कितनी स्पीड से टकरा रहा है, तो मैंने मान लिया साहब वी स्पीड से टकरा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो गई बच्चों माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। अभी क्या हो रहा है बच्चों? अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, स्मॉल एम दोनों बाजू कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया, स्मॉल एम दोनों बाजू निकाल के कैंसिल हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड पर यदि हम बच्चों देखें तो देखिए ये जो माइनस जी एम बाई आर है, एक काम कीजिए इसको आर एच एस पे ले आइए, एल एच एस पे ले आइए। तो एल एच एस पे लाने से क्या हो जाएगा बच्चों? वो प्लस हो जाएगा और माइनस अभी जी एम अपॉन आर प्लस एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? यहाँ से आर प्लस एच की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके। आर प्लस एच की वैल्यू है बच्चों कितनी? जी एम अपॉन 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 वी नॉट स्क्वायर और इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन टू। ये कुछ आ गया भाई। आर प्लस एच की वैल्यू इसको आप डिवाइड कर दीजिए। आर प्लस एच इधर आ गया, वी नॉट का स्क्वायर इधर आ गया, कुछ ये आ जाएगा आपके पास। अब क्या होगा बच्चों? अब कुछ ऐसा होगा कि इस जीएम से ये जीएम क्या हो गया? इस जीएम से ये जीएम कैंसिल हो गया। भाई आपने आर प्लस एच की जगह क्या रखा? आर प्लस एच की जगह रखा अपना जीएम बाय वी नॉट का स्क्वायर, ये रहा। और ये जो माइनस का था बच्चों ये एलएचएस पर आ गया।
ये अब LHS पर आ गया। अच्छा अब देखिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि आंसर आपको VE और V नॉट के टर्म्स में निकालना है, इसीलिए मुझे R प्लस H को एलिमिनेट करना पड़ा, क्योंकि R प्लस H पहली बात तो मैंने अपने मर्जी से सपोज किया है, मेरे को क्वेश्चन में नहीं दे रखा, मुझे क्वेश्चन में सिर्फ V नॉट और VE दे रखे, R प्लस H तो मैंने अपने मर्जी से सपोज किया था, तो R प्लस H को मुझे एलिमिनेट करना था, दैट आई हैव एलिमिनेटेड ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ बच्चों, इससे अगर मैं 1/2 इंटू 2GM/R भी लिखूं तो मुझे नहीं लगता somebody has any kind of objection। भाई देखिए ये आपके पास में GM/R था, इसमें मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 ही से मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस ये GM से GM कैंसिल हो गया बच्चों, जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो आपको पता है वो घूम फिर के न्यूमरेटर में पहुंच जाता है। भाई डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था तो ये आ गया, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू आ जाएगा V²/2। अभी क्या होगा बच्चों, दिस इज 1/2, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये याद आ रहा हो, इसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी एक्चुअली क्या बच्चों, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला अंडर द रूट ऑफ 2GM/R होता है। तो भैया ये VE का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों V नॉट का स्क्वायर, और अब इज इक्वल टू कितना बच्चों, V²/2। अभी आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये VE का स्क्वायर माइनस 2V नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू V²/2। अभी क्या होगा बच्चों, ये 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाने के कारण बच्चों V की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ VE² माइनस 2V नॉट का स्क्वायर। ये देखिए बच्चों, आप अगर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो V बराबर क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ VE² माइनस 2V नॉट का स्क्वायर। तो इस तरह से आंसर आ गया बच्चों, जो कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं था, बस हमें आंसर जो चाहिए था बच्चों वो इन दोनों पैरामीटर के टर्म्स में चाहिए था, और R प्लस H मुझे इसीलिए एलिमिनेट करना पड़ा। भाई ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी उसी से तो मालूम पड़ेगा कि उसकी हाइट कितनी है, सिंपल क्वेश्चन बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यहां पर हमारे को बच्चों 2 पार्टिकल्स दे रखे, 2 पार्टिकल्स दे रखे, दोनों के मास m है बच्चों। ये एक पार्टिकल जिसका मास कितना m, और दूसरा एक और पार्टिकल बच्चों उसका मास भी कितना m, एंड ये गिवन है बच्चों कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, r। सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इज r। अब दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण सर्कल में घूम रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशन। पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के कारण बच्चों दोनों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। आपको बताना है बच्चों दोनों की टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आप थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके बच्चों खुद से क्वेश्चन कीजिए। दोनों देखो पार्टिकल दे रखे हैं, दोनों के मासेस सेम है, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है। हमसे पूछा है कि साहब दोनों के टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होंगे। अभी देखिए बच्चों, ऐसे केस में क्या होता है जब दो बॉडीज म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण घुमा करती हैं, म्यूचुअल फोर्स के कारण घुमा करती हैं, तो हमेशा वो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, दे मूव इन सर्कुलर पाथ अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो घूमेंगी, उनके द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष वो घूमेंगी। अभी देखिए ये दोनों मासेस आइडेंटिकल हैं, ये दोनों मासेस क्या है बच्चों, आइडेंटिकल। और अगर ये आइडेंटिकल है, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं बच्चों, तो एक बात सर्टेनिटी के साथ में कही जा सकती है कि जो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र होगा, वो एग्जैक्टली उन दोनों को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट होगा। Center of mass would be the midpoint of line joining them. सेंटर ऑफ मास, क्योंकि दोनों से इक्वल मास है, दोनों इक्वल मास है, तो कोई बड़ा काम नहीं है हमारे लिए इनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को फाइंड आउट करना। तो सेंटर ऑफ मास ये होगा बच्चों, अभी पहला मास ये और दूसरा मास ये, तो ये जब दोनों म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण घूम रहे हैं तो उस केस में क्या होगा बच्चों, दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे और इनके घूमने का जो सर्कुलर पाथ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये लीजिए, सपोज कीजिए उनका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा बन रहा है। अब इसमें क्या होगा, अगर इसको हम थोड़ा सा और सिग्निफिकेंटली समझें तो बच्चों, अगर ये मास उठकर यहाँ से यहाँ आता है तो ये मास उठ के यहाँ से यहाँ आएगा और दोनों रहेंगे अलॉन्ग द लाइन, ऐसे कैसे भाई, ये मास उठ के यहाँ गया तो ये मास उठकर यहाँ आया। अब सपोज कीजिए ये वाला मास घूमकर यहाँ पहुँच गया तो ये वाला मास बच्चों यहाँ पहुँच जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा कुछ। फिर बच्चों अगर ये मास उठ के यहाँ से यहाँ जाता है तो ये मास उठ के यहाँ से यहाँ आएगा और इस तरीके से बच्चों नया पोजीशन आ जाएगी। तो ये जो पोजीशन है बच्चों, इनकी लगातार सतत रूप से निरंतर रूप से अपरिवर्तित होते रहेंगे, बट दे विल ऑलवेज बी अलॉन्ग द उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्यों का त्यों वैसा का वैसा रहेगा।
और हम जानते हैं बच्चों कि जब दो बॉडीज अब म्यूचुअल फोर्स के कारण चलती हैं तो सेंटर ऑफ मास जो होता है बच्चों वो अफेक्ट नहीं होता, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों इधर मास m था, इधर मास m था, अब आप मास को यहाँ से यहाँ लेकर आए तो ये मास यहाँ से यहाँ चला गया, जब आप इस मास को यहाँ से यहाँ लेकर आए तो ये मास यहाँ से यहाँ चला गया। ऐसी कुछ पिक्चर आपके सामने आएगी। तो यहाँ बच्चों यदि हम देखें तो देखिए दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना, लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स होगा बच्चों Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। और ये जो फोर्स होगा बच्चों यही फोर्स तो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा बच्चों, अगर किसी भी एक पार्टिकल के बारे में बोला जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कितना, m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r होगा। बच्चों देखो आप अगर देखो तो उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, r है, लेकिन जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहे हैं उस सर्कुलर पाथ की रेडियस बच्चों कितनी है, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है r/2, r/2 है। ये आप देखिए इन दो आपको जो डिस्टेंस दे रखी है वो बच्चों मैंने दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, लेकिन यहाँ जिस सर्कल में वो घूम रहे हैं उस सर्कल की रेडियस नेचुरली r/2 होगी, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज एग्जैक्टली द मिड पॉइंट, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देम। उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ठीक मिड पॉइंट पर होगा बच्चों सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र। तो ये बच्चों आपके पास में क्या आ गया, ये इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा साहब दोनों एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, ये m क्या हो गया, कैंसल हो गया। और इस तरह से बच्चों हम ओमेगा स्क्वायर के बारे में बात करें तो वो आ रहा है 2Gm अपॉन क्या बच्चों r, ये ओमेगा आ गया, ये ओमेगा आ गया बच्चों, और ओमेगा स्क्वायर आ गया बच्चों। एक सेकंड, ये r स्क्वायर था और इंटू ये r और आ जाएगा तो r इंटू r स्क्वायर हो जाएगा। होप आपको समझ में आया बच्चों, 2 तो न्यूमरेटर में पहुंच गया, Gm अपॉन r इंटू r स्क्वायर। अब इस बेसिस पर क्या होगा बच्चों, ओमेगा जो होगा, ओमेगा होगा अंडर द रूट ऑफ 2Gm अपॉन r क्यूब। सो दिस विल गिव यू द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास बच्चों, इस तरीके से कोणीय वेग आ जाएगा। जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है ये वो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास आ गई। तो ये कोई बड़ा काम नहीं बच्चों, बड़ी सरलतापूर्वक काम हो गया। देखिए हम एक्चुअली क्या है, अभी तक हम जो कर रहे थे कि साहब सन के अराउंड अर्थ घूम रही है या मून के अराउंड अर्थ घूम रहा है, तो उसमें क्या था, वो ऐसे केसेस थे बच्चों जिसमें एक बॉडी रेस्ट में थी और दूसरी बॉडी घूम रही थी। सन रेस्ट में अर्थ घूम रहा है, अर्थ रेस्ट में मून घूम रहा है, ये होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बताऊं वहां पर भी इवन ऐसा नहीं होता। होता सिर्फ इतनी सी बात है बच्चों की चूंकि अर्थ जो होती है वो मून के कंपैरिजन में बहुत भारी है, तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास आप लोग जानते हैं, अगर कोई भी दो बॉडीज का आप सिस्टम लेंगे बच्चों तो दो बॉडीज के सिस्टम में हमेशा सेंटर ऑफ मास जो होता है बच्चों वो हमेशा हैवी बॉडी के क्लोज होता है। हम लोग जानते हैं कभी भी दो बॉडीज का सिस्टम लेंगे तो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज क्लोज टू द हैवी बॉडी, और अगर एक बॉडी बहुत ही ज्यादा अब हैवी है दूसरी से, तो हम ये मान लेते हैं कि पहली बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वही दूसरी बॉडी का, वो दोनों के सिस्टम का भी वही है। जैसे देखिए अभी ये मान लीजिए अर्थ है या सन है, सपोज कीजिए सन है और सन के अराउंड सपोज कीजिए अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है, हो रहा है ऐसा कुछ। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है बच्चों कि सन इज मच हैवियर देन अर्थ, तो जो सन का सेंटर ऑफ मास है ना वही इनके सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास हो गया। अदरवाइज प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर एक बॉडी हैवी है और एक बॉडी लाइट है तो आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू द हैवी बॉडी, ऐसा होता है। और ये जितनी हैवी होगी सेंटर ऑफ मास हैवी बॉडी के उतना ज्यादा क्लोज होगा, उतना ज्यादा क्लोज होगा, उतना ज्यादा क्लोज होगा। आप इसको हैवी करते जाइए, सेंटर ऑफ मास इतना ज्यादा डिस्प्लेस होता जाएगा। और अगर आपने इसको इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा यानी कि इनफाइनाइट मास का ले लिया तो सेंटर ऑफ मास बच्चों वो यहीं पर आ जाएगा। तो हम क्या करते थे, इसको भी तक रेस्ट में मान लेते थे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रायोगिक रूप से बच्चों सन भी घूमता है, अर्थ भी घूमती है, मून भी घूमती है, हर कोई घूम रहा है। कब कोई किसी कारण, कोई किसी के कारण। बच्चों दुनिया में कुछ भी रेस्ट में है ही नहीं, नो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो एनीवेज सो ये एक बात है बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने इसकी काम कर लिया। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं भाई, ये तो ओमेगा आया, अच्छा ओमेगा आया, आपको भी टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, और टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है बच्चों, टाइम पीरियड बराबर होता है कितना, 2 पाई अपॉन ओमेगा, या ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। तो बस आप रख दीजिए वहां पर, आपके पास में टाइम पीरियड आ जाएगा। इफ यू प्लेस दिस वैल्यू ओवर देयर यू विल गेट टाइम पीरियड। तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू यदि मैं वहां पर रख देता हूं बच्चों तो आई विल फाइंड दिस इज अंडर द रूट ऑफ r क्यूब ओवर 2Gm।
मैंने क्या करा आपको समझ में आया होगा बच्चों। देखिए दोनों बॉडीज अगर म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण घूम रही हैं तो सर्टेनिटी के साथ में अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी है कि वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है नहीं घूम रही है, तो आप इसे अवश्यम भावी घटना मान लीजिए बच्चों कि वो जो दोनों घूम रही होंगी वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रही होंगी। वो दोनों की दोनों बच्चों सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रही होंगी, उसमें कोई संशय संदेह प्रश्नवाचक चिन्ह सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। और बाई चांस चूंकि दोनों मास सेम थे, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर आएगा, तो ये हो गया बच्चों उनका सेंटर ऑफ मास, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इतना, विच विल बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू m omega square r, where r is the radius of the circle, and here you people can see the radius of both of these two circles is r by 2. Solving this will give you the angular velocity, and afterwards finally I can determine time period. This is one way of solving this problem बच्चों, but we do have one more way of solving this problem. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बच्चों हमारे पास में एक और दूसरा तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका क्या उस बारे में बताता हूं आपको। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब दो बॉडीज म्यूचुअल फोर्स के कारण मूव करती हैं, फिर वो म्यूचुअल फोर्स कोई भी हो, वो ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या कोई और हो, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग बिकॉज ऑफ सम म्यूचुअल फोर्स, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, म्यूचुअल फोर्स के केस में आप लोग रिड्यूस मास का फंडा लगा सकते हो। और रिड्यूस मास क्या होता है बच्चों, रिड्यूस मास होता है दो बॉडीज का m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। आप जानते हो, पढ़ चुके हो आप लोग बच्चों। तो इस केस में क्या होगा, जैसे देखिए दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जैसे इसी प्रॉब्लम में आप देखें बच्चों, तो रिड्यूस मास क्या होगा, पहले का मास भी m है, दूसरे का मास भी m है, तो दोनों के मास m है बच्चों। तो इस तरीके से रिड्यूस मास को कैलकुलेट करके देखिए, यू विल फाइंड रिड्यूस मास इज इक्वल टू m by 2। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा बच्चों gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड दैट वुड बी इक्वल टू रिड्यूस मास इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्टेंस। और एक बात और बच्चों, पहले तो आपने रिड्यूस मास निकाल दिया, वो m by 2 आ गया, एंगुलर स्पीड ओमेगा मान ली। और इस केस में क्या होगा, जैसे अपन क्या करते होते हैं, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स था इसे हम यही फोर्स हमको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो अब आपने क्या करा, आपने दोनों के मासेस को अलग अलग ना डील करते हुए आपने दोनों मासेस इकट्ठे डील कर लिए, उससे ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। और इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस भी आप दोनों की अलग अलग ना डील करते हुए डिस्टेंस भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों, ये एक अच्छी बात है इसमें। अगर आप रिड्यूस मास का फंडा लगा रहे हो तो फिर आप ये नहीं देखोगे कि हाँ साहब सर्कल की रेडियस r by 2 है, जैसा कि आपने यहाँ पे किया था, ऐसा किया था आपने, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। जब आप रिड्यूस मास का फंडा लगा रहे हैं बच्चों, तो दोनों का मास आप अलग अलग ना लेते हुए दोनों का मास इकट्ठा लेंगे। वैसे ही दोनों की जो रेडाई होंगी बच्चों वो भी अलग अलग ना डील करते हुए वो रेडाई भी आप इकट्ठी ही डील करेंगे, तो टोटल रेडाई जो टोटल जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो r होगी। और इस आधार पर आपके पास में m कैंसिल हो जाएगा, और r अभी ओमेगा निकाल कर देखिए बच्चों, ओमेगा डिट्टो वही का वही आएगा 2gm अपॉन r³। सो दिस इज रिलेटिवली इजियर मैथड, क्योंकि इस केस में क्या है कि आपको इनके सर्कल की रेडियस निकालना कोई बड़ा काम नहीं था। अभी आप बोल सकते हो सर वैसे भी कोई बड़ा काम नहीं, क्योंकि रेडियस अगर निकाले तो खटाखट हमारे पास r by 2 आ रही है, हमारा काम हो गया। लेकिन बच्चों क्या हो रहा है, थोड़ा सा तकलीफ में ही काम हो सकता है। कब ये हो सकता है, जब अभी अलग अलग किस्म के मासेस हो, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। बट मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, अगर रिड्यूस मास के फंडे से कर रहे हो तो आप उनके अलग अलग सर्कल के उनके सर्कल के अलग अलग रेडियस नहीं लोगे, आप इकट्ठी डिस्टेंस ले लोगे, आपका काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका फंडा क्लियर हो जाएगा बच्चों। इस बार हमको एक मास दे रखा है m, दूसरा मास दे रखा है हमको 2m। एक मास दे रखा है हमको m, दूसरा मास दे रखा है 2m, और दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको दे रखी है बच्चों r। पहला मास कितना है, m है, दूसरा मास कितना है, 2m है, और दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको दे रखी है बच्चों कितनी, r दे रखी है। अब एक काम करें, क्या करेंगे, दोनों के टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आपको बताने हैं, दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आपको बताने। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए बच्चों और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अभी देखिए, म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण ये दोनों घूम रहे हैं, ये दोनों बच्चों म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण घूम रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं मासेस के बारे में बात करूं तो एक मास हमारे पास में है m और एक मास है हमारे पास में 2m। इनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर निकाली जाए बच्चों, तो एक काम करते हैं, इसे x इक्वल टू 0 ले लिया तो ये नेचुरली x इक्वल टू r हो गया। भाई अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं तो मैं किसी भी एक को 0 पे मान लिया करता हूं। तो मैंने यदि बच्चों इससे 0 पे ले लिया तो नेचुरल सी बात है ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू r।
ये हो गया इनका द्रव्यमान केंद्र, इनका सेंटर ऑफ मास हो गया। अभी मुझे पता नहीं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है एग्जैक्टली, भाई पिछली बार दोनों मास सेम थे, खटाखट सेंटर पॉइंट आ गया, लेकिन यहाँ पर तो कैसे निकालते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यदि आपको निकालनी है तो वो होगी बच्चों m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। होप आपको बात समझ में आई है। m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये सॉल्व कर लीजिए तो यू विल फाइंड दिस इज 2r अपॉन 3। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाएगी बच्चों 2r अपॉन 3, यानी कि क्या, यानी कि ये हो गया बच्चों कि इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है कहाँ से, ओरिजिन से, इससे जो डिस्टेंस आई बच्चों वो 2r/3 आ गई। मतलब ये रहा कहीं सेंटर ऑफ मास, ये रहा कहीं सेंटर ऑफ मास, तो ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r/3, और अगर ये डिस्टेंस 2r/3 है तो नेचुरल सी बात है बच्चों बाकी की जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी, r/3। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस r थी, r में से आपने 2r/3 को माइनस कर दिया, भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, r थी, यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों r थी, उस r में से 2r/3 चला गया तो बाकी क्या बच जाएगा बच्चों, बाकी बच जाएगा r/3। ये पिक्चर आपको समझनी पड़ेगी बच्चों। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी कितनी, r, उसमें से ये डिस्टेंस 2r/3 चली गई तो बाकी की जो डिस्टेंस आएगी बच्चों वो आ जाएगी r/3। एनीवेज अब हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए अब इस केस में क्या होगा, दोनों पहले तो अब जरा सर्कल को इमेजिन कीजिए कि सर्कल कैसे बनेगा, क्योंकि वो बनाने में यहाँ पे किसी किसी को तकलीफ आती है भैया। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक मास कौन सा था आपके पास में, m था, दूसरा मास कौन सा था आपके पास में, 2m था, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आ गया। नेचुरल सी बात है ना बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बोला कि अगर दो बॉडीज का सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज क्लोजर टू द हैवियर बॉडी, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा। अब बच्चों ये जब सर्कल में घूमेगा तो ये सर्कल इसका कैसा बनेगा, ये सर्कल इसका बच्चों ऐसा बनेगा। इस केस में इसका जो सर्कल बनेगा बच्चों वो ऐसा बनेगा, ये लीजिए, ये लीजिए, इसका सर्कल ऐसा बनेगा बच्चों। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से काम कर दिया, ये कुछ ऐसा काम रहा बच्चों। और ये दूसरे वाले मास के बारे में अगर बोला जाए बच्चों तो दूसरे वाला मास जो है उसका सेंटर, उसका जो सर्कल होगा बच्चों वो ऐसा होगा। जहाँ तक पहले वाले सर्कल, पहले वाले मास के बारे में बोला जाए तो पहले वाले मास से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2r/3, पहले वाले से कितनी है 2r/3, और दूसरे वाले से कितनी है r/3। तो नेचुरल सी बात है बच्चों जो पहला वाला होगा ये वाला मास, इसका सर्कल बड़ा होगा, इसके सर्कल की रेडियस अगर आप देखें तो वो कितनी है, इसके सर्कल की रेडियस है बच्चों 2r/3, और छोटे वाले जो दूसरा वाला पार्टिकल है सॉरी उसकी कितनी है बच्चों, r/3। आपको समझ में आया होगा बच्चों, ये था सेंटर। सेंटर दोनों का सेम रहेगा, बिकॉज मैंने आपसे बोला कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी है देन इवन वी पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट द सेंटर ऑफ मास जो होगा बच्चों उसके अबाउट वो दोनों घूमेंगे। तो पहले वाले का सर्कल का जो सेंटर है या दूसरे वाले के सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे, तो ये डिस्टेंस 2r/3 और ये डिस्टेंस कितनी बच्चों, r/3। अब इस तरह से कुछ काम हो रहा है। अब होगा क्या बच्चों, होगा कुछ ऐसा कि जिस समय पहला वाला पार्टिकल घूम के यहाँ से यहाँ आ जाता है उस समय दूसरा वाला पार्टिकल घूम के यहाँ आ जाएगा, लेकिन एक बात तब भी रहेगी बच्चों कि दोनों रहेंगे एक लाइन पर ही, एक लाइन पर ही रहेंगे। उसके बाद में बच्चों अगर ये जैसे घूम के यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ये वाला पार्टिकल बच्चों घूम के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बट स्टिल अभी भी ऐसे ही रहेंगे। अब बच्चों अगर पहला वाला पार्टिकल यहाँ आ गया तो दूसरा वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा और अभी भी ऐसी स्थिति रहेगी। सो ये हमेशा बच्चों जो रहेंगे इनके बीच की डिस्टेंस वही r मेंटेन रहेगी, डिस्टेंस बिटवीन देम वुड बी मेंटेन्ड, वो ज्यों की त्यों एज इट इज ऐसी की ऐसी रहेगी। बच्चों ये पार्टिकल यहाँ पर था, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो ये पार्टिकल उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा बच्चों, और ये जैसा था वैसा का वैसा सिचुएशन बनेगी। तो इनकी जो एंगुलर स्पीड आएगी बच्चों वो दोनों की सेम आएगी, क्योंकि जितने एंगल से पहला वाला पार्टिकल घूमा उतने ही एंगल से दूसरा वाला पार्टिकल घूम जाएगा। पहला वाला पार्टिकल जितने एंगल से घूमेगा बच्चों दूसरा वाला पार्टिकल भी उतने एंगल से घूमेगा। दोनों की जो कोणीय चाल होगी, जो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। हाँ, दोनों की लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी, क्योंकि लीनियर स्पीड क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों जो है बच्चों वो डिफरेंट सर्कल में चल रहे हैं, दोनों के सर्कल की रेडियस डिफरेंट है। भाई पहले की रेडियस डिफरेंट है, दूसरे की रेडियस डिफरेंट है, तो लीनियर स्पीड जो होती है बच्चों विच इज इक्वल टू v इक्वल टू ओमेगा r। ओमेगा सबका सेम होगा, लेकिन चूंकि स्मॉल r दोनों का डिफरेंट है बच्चों, इसीलिए दोनों का जो v होगा वो डिफरेंट होगा।
ऐसा हमको भी वी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट मैंने एक बताने के समझाने के उद्देश्य से बताया तो बच्चों आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाली। अब हम एक काम करते हैं, अब हम बच्चों यहाँ पर दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो वो Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, Gm1m2 अपॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, r दे रखी है, तो वो ये हो गया। अब आप एक काम कीजिए, ये जो फोर्स है बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी द एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर देयर सर्कुलर मोशन। अब पहला वाला पार्टिकल, उसका मास कितना, m, एंगुलर स्पीड मैंने कितनी सपोज कर ली, ओमेगा, और उसके सर्कल की जो रेडियस आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है, 2r/3। भाई पहला वाला जो पार्टिकल है उसका मास कितना है, m है, एंगुलर स्पीड कितनी सपोज कर ली, ओमेगा, और उसके सर्कल की जो रेडियस है बच्चों वो कितनी है, 2r/3। आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से ये बात। भाई पहले सर्कल की रेडियस आप निकाल चुके, वो 2r/3 आई है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल हो रहा है। स्मॉल m क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, स्मॉल m कैंसिल हो गया, इनफैक्ट 2 भी कैंसिल हो गया, वेरी गुड, 2 भी कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3Gm अपॉन आर क्यूब। ये लीजिए, आपने क्या करा बच्चों, ये m से m को कैंसिल कर दिया, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3Gm अपॉन आर क्यूब। और इस बेसिस पर ओमेगा की वैल्यू कितनी बच्चों, 3Gm अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये आपके पास में बच्चों पार्टिकल की एंगुलर स्पीड आ गई। ये कौन से वाले पार्टिकल की, अब पहले वाले पार्टिकल की आई। पहला वाला पार्टिकल मतलब m मास वाला। और बच्चों यदि मैं क्या करूं, ये आपने मेरे ख्याल से कॉपी कर लिया होगा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, या चलिए इसके नीचे लिख देता हूं। अभी बच्चों अगर मैं यही काम दूसरे वाले पार्टिकल के लिए करूं तो दूसरे वाले पार्टिकल के लिए क्या होगा, फिर वही घिसी पिटी सी बात, दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लीजिए, इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। इज इक्वल टू कितना बच्चों, सेकेंड वाला मास कितना, 2m। भाई सेकेंड वाले बॉडी का मास कितना है, 2m है। उसकी एंगुलर स्पीड मुझे निकालनी है, वो मैंने ओमेगा मान ली, और उसके सर्कल की रेडियस यदि आप देखें बच्चों तो वो कितनी है, r/3। सेकेंड वाले पार्टिकल यानी कि मास 2m के सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, r/3। डायग्राम आपके समक्ष बना हुआ है। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों, अभी क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2m क्या होगा बच्चों, कैंसिल। और यहां से भी अगर आप ओमेगा निकालें तो ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा बच्चों बाई चांस वही √3Gm अपॉन आर क्यूब। देख सकते हैं आप, इधर से भी वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों कि दोनों की जो एंगुलर स्पीड आ रही है, दोनों की जो कोणीय चाल आ रही है वो बिल्कुल सेम आ रही है। दोनों की जो एंगुलर स्पीड है बच्चों वो बिल्कुल सेम आ रही है। व्हाट वाज द एंगुलर स्पीड इन दिस केस इज द एंगुलर स्पीड इन दिस केस। दोनों स्थितियों में एंगुलर स्पीड बच्चों सेम आनी है। और आप डायग्राम से भी देख सकते हैं ना कि जितने एंगल से पहला वाला पार्टिकल घूमा उतने ही एंगल से दूसरा वाला पार्टिकल घूमा, जितने एंगल से दूसरा वाला जितने एंगल से ये घूमेगा उतने ही एंगल से ये घूमेगा। तो अगर देखा जाए तो दोनों के एंगल सेम है, दोनों की कोणीय चालें सेम है, लेकिन क्या है बच्चों, दोनों के सर्कल की रेडियस अलग अलग थी। अब यही क्वेश्चन बच्चों यदि मैं रिड्यूस मास के फंडे से करूं, मैंने जैसा आपको बताया तो रिड्यूस मास के फंडे से कराया जाए बच्चों, तो रिड्यूस मास क्या होता है, दो बॉडीज का रिड्यूस मास होता है m1 × m2 अपॉन m1 प्लस m2। भाई रिड्यूस मास क्या होगा, दोनों बॉडीज का रिड्यूस मास होगा m1 × m2 अपॉन m1 प्लस m2। और इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो रिड्यूस मास जो आएगा दैट वुड बी 2m/3। ये जो रिड्यूस मास होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 2m/3। तो अब क्या होगा बच्चों, अब अगर मैं इस लॉजिक का उपयोग करूं तो कैसे प्रोसीड करेंगे हम देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में हम मास लें बच्चों तो वो 2m/3 है, मास 2m/3 है इंटू ओमेगा स्क्वायर है। और मैंने क्या बताया बच्चों इस केस में, जब आप रिड्यूस मास का फंडा लेते हैं तो जब सर्कल की रेडियस लेने की बारी आती है बच्चों m ओमेगा स्क्वायर r में, जब आपको सर्कल की रेडियस लेने की बारी आती है तो यहाँ एक अच्छी बात ये रहती है कि आपको दोनों की रेडियस अलग अलग डील नहीं करनी, आपको दोनों की रेडियस आप एक ही साथ डील कर सकते हो। यू कैन डील देयर रेडियस कलेक्टिवली। आप बिल्कुल सिंपल बात है बच्चों कि आपको उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेनी है, चैप्टर क्लोज।
तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, रिड्यूस मास इतना ओमेगा स्क्वायर, और इनटू में अलग अलग डील नहीं करने का, सिंपल अपने को डिस्टेंस लिखने का बच्चों। अभी क्या होगा, इस 2m से 2m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इस तरीके से ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, अंडर द रूट ऑफ 3 Gm अपॉन आर क्यूब। तो ये बच्चों आपके पास में क्या आ गई, कोणीय चाल, एंगुलर स्पीड आ गई। तो और इस तरीके से क्या होगा बच्चों, इस तरीके से हमारा सारा काम हो जाएगा बड़ी सरलतापूर्वक। देखिए आपने इस फंडे से भी किया, रिड्यूस मास के फंडे से भी किया, तब भी आपके पास में आंसर वही आ रहा है, आना ही है वो तो। अगर गलत होता तो फिर हम ये मेथड ही नहीं पढ़ते, स्वाभाविक बात है बच्चों। मुद्दे की बात ये बच्चों कि रिड्यूस मास की मेथड जो है ये तब तुम्हारे लिए बड़े काम की है जब डिफरेंट मासेस हो, क्योंकि इसमें आपको सेंटर ऑफ मास निकालने का लोचा नहीं करना पड़ा कि सेंटर ऑफ मास निकालो उसके बाद में आप काम करो, नहीं, आपका अलग सीधा सीधा काम हो जाएगा। अब आपके पास में ओमेगा आ चुका है, या तो आप इस तरीके से कीजिए या इनमें से कोई एक तरीके से कीजिए। भाई नेचुरल सी बात है कि दोनों की एंगुलर स्पीड सेम होगी, जितने पहले की उतनी दूसरे की। आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों, मैं दोनों के बीच में खड़ा हूं। चलिए साहब, तो अभी ओमेगा आ गया, आगे टाइम पीरियड निकालने का है, तो टाइम पीरियड होता है बच्चों 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड होता है बच्चों 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आप यहां से दोनों में से किसी में भी फीड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, दिस इज 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन Gm। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास में आ गया टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल आ गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं अभी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ठीक रहेगा। अब एक काम करते हैं हम लोग, हमें 3 पार्टिकल दे रखे हैं, हमें 3 पार्टिकल दे रखे बच्चों, तीनों के मासेस क्या हैं, m हैं, तीनों के मासेस m हैं, एंड दे आर केप्ट ऑन द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ a भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पे रखें। देयर आर 3 पार्टिकल्स, मास ऑफ ईच ऑफ देम इज m, आर केप्ट एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ a। आपको क्या करना है बच्चों, आपको बताना है, ये कहा गया आपसे कि म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण, पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सर्कल में घूम रहे हैं। आपको उनके सर्कुलर पाथ की उनके सर्कुलर मोशन हो रहा है बच्चों, उसकी आपसे एंगुलर स्पीड पूछिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। देयर आर 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ a, and all of them are moving in circular path because of mutual gravitation. You need to determine their angular speed. करिए, खुद से करिए बच्चों, एक बार बेहतर होगा। चलिए साहब, जब आप ये काम करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, पहले हम वो देखें। चलिए सिंपल सी बात बच्चों, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है। इस तरह से बच्चों एक बात सर्टेनिटी के साथ में आप कह सकते हैं कि इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड होगा वो, सेंट्रॉइड होगा वो, और सेंटर ऑफ मास इनका सेंट्रॉइड होगा बच्चों। और सेंट्रॉइड इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं बच्चों, उसके तीनों में से किसी भी साइड से डिस्टेंस निकालिए, इससे निकालिए, इससे निकालिए या इससे निकालिए, तीनों में से किसी से भी डिस्टेंस निकालिए बच्चों, वो a/√3 होती है, वो a/√3 होती है, ये आपको पता है बच्चों। तो ये तो हो गई बात a/√3 वाली, बात तो समझ में आ चुकी होगी। हम देख चुके हैं कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है बच्चों, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंटर की किसी भी डिस्टेंस से डिस्टेंस a/√3 होती है, और अगर साइड से डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों तो साइड से डिस्टेंस होती है a/2√3, a/2√3 होती है। तो ये लीजिए साहब, अब एक बात तो ये हो गई। अब उसके बाद में अगर किसी भी एक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स निकालना चाहूं बच्चों, इफ आई वांट टू फाइंड आउट फोर्स एट एनी पार्टिकल, मैं मान लीजिए इस पे या इस पे या इस पे, सिमेट्री से चूंकि एक ट्रायंगल है और तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तीनों के मास भी इक्वल है, इस सिमेट्री से बच्चों तीनों पर फोर्स भी सेम रहेगा। तो सपोज कीजिए अगर मैं इस पर फोर्स निकालता हूं पहले वाले पार्टिकल पे, तो पहले वाले पार्टिकल पे फोर्स क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, बट दिस पार्टिकल इज अंडर द फोर्स बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस। तो 1 के कारण कितना फोर्स होगा बच्चों, 1 के कारण अगर फोर्स देखें तो वो होगा Gm1 m2 अपॉन a स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग एट दिस पार्टिकल बिकॉज ऑफ दिस। इस पार्टिकल पर इसके कारण कितना फोर्स होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और ऐसे ही बच्चों इस पार्टिकल पर इसके कारण कितना फोर्स होगा तो वो मैं लिख देता हूं F2 इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन कितना बच्चों a स्क्वायर। भाई इस पार्टिकल पे 1 के कारण फोर्स निकाला वो इतना आया, इस पार्टिकल पे इसके कारण फोर्स निकाला वो इतना आया। अब फोर्स तो आपने निकाल दिया, अब बारी आती है बच्चों डायरेक्शन की।
डायरेक्शन की बारी आती है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा बच्चों, इसके कारण अगर मैं फोर्स देखूं तो डायरेक्शन क्या होगी भाई, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको जिसके कारण फोर्स निकालना है आप उस पर बैठो और उस बॉडी को देखो। देख रहे हो अभी फोर्स अट्रैक्शन का है, फोर्स अट्रैक्शन का बच्चों, मैं यहां पर बैठकर मैं उसे देख रहा हूं तो फोर्स ग्रेविटेशन का है। तो ये लीजिए, ये फोर्स F1 हो गया। अभी बच्चों मैं 2 पर बैठकर देखता हूं, अभी मैं 2 पर बैठकर देखता हूं तो 2 ने भी इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। सो दिस फोर्स इज आल्सो ऑफ अट्रैक्शन नेचर, ये भी अट्रैक्शन नेचर का होगा भैया। समझ में आ रहा होगा मेरी बात आपको मेरे ख्याल से। मैं एक बार फिर से समझाता हूं भैया, ये यहां पर बैठकर जब मैं देखता हूं, मैं जब इस बॉडी को देखता हूं तो भैया मुझे लगता है कि जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन का है, और ग्रेविटेशन का फोर्स जो होता है ना वो अट्रैक्शन का होता है। सो भैया ये बॉडी ने इस बॉडी को अट्रैक्ट करना है, ऐसे इस बॉडी ने इस बॉडी को अट्रैक्ट करना है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी दोनों के बीच में जो एंगल आएगा भैया वो 60 डिग्री का आएगा। दोनों के बीच में कोण कितने का आ रहा भैया, 60 डिग्री का। तो जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स वुड बी अंडर द रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर plus twice of F1 F2 cos 60. Solving this gives us a root 3 G m square over a square. So this is the net force acting at any of these particle. तीनों में से किसी भी एक पार्टिकल पे फोर्स निकालेंगे बच्चों तो वो रूट 3 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। क्यों हुआ ऐसा आपने समझ लिया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है बच्चों वो 60 डिग्री का है। तो ये आपके पास में फोर्स आ गया, ये तो फोर्स आ गया। किसी भी एक पार्टिकल पे निकालेंगे तो वो यही फोर्स आएगा। अब क्या होगा बच्चों, अब अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए ये तीनों पार्टिकल जो है बच्चों वो सर्कल में घूम रहे हैं। ऑल ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स आर मूविंग इन सर्कल। और कैसा सर्कल है, जैसे देखिए ये पार्टिकल यहां पर था, ये पार्टिकल यहां पर था, और ये बच्चों ये ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल था। अभी तीनों घूम रहे हैं, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, और ये भी घूम रहा है। अब घूम कर सपोज कीजिए ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, तो ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा और ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, एंड स्टिल इट विल रिमेन अ ट्राइंगल। स्टिल वो एक ट्राइंगल ही रहेगा। ये लीजिए अभी भी वो ट्राइंगल ही रहा। अब बच्चों अगर ये वाला पार्टिकल घूम के यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये पार्टिकल बच्चों यहाँ से यहाँ आएगा, और ये वाला पार्टिकल बच्चों यहाँ से यहाँ आएगा, और फिर भी वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ही रहेगा। ये लीजिए अगेन वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल रहेगा। फिर क्या होगा बच्चों, अब अगर ये वाला पार्टिकल घूम के यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, और फिर भी बच्चों वो एक ट्राइंगल ही रहेगा। होप आपको बात खोपड़ी में आई होगी, बिकॉज जब वो घूम रहे हैं बच्चों तो वो घूम रहे हैं तो वो ट्राइंगल ही रहेंगे, वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे ही लोकेटेड रहेंगे, वो ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे ही लोकेटेड रहेंगे। पर जब मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका है कि सेंटर की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, a/√3। मैं इसे मिटा देता हूँ, और एक बार फिर से बच्चों मैं ये जो बात मैंने आपसे बोली मैं डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों ये आपके पास में सर्कल है, जिस सर्कल में वो घूम रहे हैं, जिस सर्कल में वो घूम रहे हैं। अभी ये पार्टिकल्स ऐसे थे और ये वाला पार्टिकल ऐसा था बच्चों, ये रहा ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल की सेंटर जो है बच्चों वो यहाँ पर है, और सर्कल का सेंटर भी यहीं पर है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं। और चूंकि यहाँ पर तीनों मासेस इक्वल हैं तो हम बिल्कुल सरलता से बोल सकते हैं तीनों मासेस इक्वल हैं, तीनों डिस्टेंस भी इक्वल है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की तीनों में से किसी से भी डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों तो वो कितनी आएगी, a/√3। तो आपको पता है जो नेसेसरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा बच्चों यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, m⍵²r, और r की वैल्यू इस केस में कितनी होगी बच्चों, a/√3, a/√3। भाई दोनों के इस पार्टिकल पर लगने वाला, किसी भी एक पार्टिकल पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, किसी भी एक पार्टिकल पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों Gm1m2 अपॉन ए। किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बच्चों, Gm1m2 अपॉन ए से आपने निकाला, अभी निकाला ना आपने। भाई आपने देखा इस पार्टिकल पे केवल ये फोर्स नहीं लगा रहा, इस पार्टिकल पे केवल ये फोर्स नहीं लगा रहा, इस पार्टिकल पे ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं। और कितना लगा रहे हैं बच्चों, टोटल इतना लगा रहे हैं, टोटल इतना लगा रहे हैं। और ये जो फोर्स है बच्चों यही फोर्स उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ रहा है बच्चों इस केस में, सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है m⍵²r, और r क्या, रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल कितनी बच्चों, a/√3। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बच्चों, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस बेसिस पर यदि आप ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा आएगा अंडर द रूट 3Gm अपॉन a क्यूब। सो दिस इज ओमेगा, यानी कि ये क्या आ गई बच्चों, इनकी कोणीय चाल आ गई,
एंगुलर स्पीड आ गई तो टाइम पीरियड निकालना कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। अब और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि देखिए ये हमेशा रहेंगे ट्राइंगल पे, ये हमेशा ट्राइंगल पर रहेंगे। जैसे मैंने बताया आपको बच्चों कि जैसे ये शुरुआत में कहाँ पर थे, ये यहाँ पर थे, ठीक। अब ये पार्टिकल जब उठ के यहाँ से यहाँ पहुँचा, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये पार्टिकल यहाँ आएगा और ये पार्टिकल यहाँ आएगा और स्टिल वो ट्राइंगल ही रहेगा, और स्टिल वो ट्राइंगल ही रहेगा। ये लीजिए ये ट्राइंगल ही रहेगा। फिर ये यहाँ आया तो ये बच्चों फिर से वो ट्राइंगल ही रहेगा, वो रहना ट्राइंगल पे ही है। और सर्कल का सेंटर, ट्राइंगल का सेंटर दोनों कोइंसाइड करेंगे। किसी भी पार्टिकल पे आप फोर्स निकाल दीजिए, इस पे या इस पे या इस पे। अब उस पे लगने वाला जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही उसको बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। आपने किसी भी पार्टिकल पे फोर्स निकाल दिया इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और r यानी कि सर्कल की रेडियस बच्चों जो किसके बराबर है a/√3 के। इस तरीके से आपका काम हो गया। चलिए अब हम इसे मिटा के बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब मैं एक काम करता हूं, आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों। देयर आर 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ a। 4 पार्टिकल्स हैं, चारों के मास m है, चारों एक स्क्वायर के वर्टाइसेस पर रखे हैं जिसकी साइड लेंथ a है। आपको बतानी है बच्चों उसकी एंगुलर स्पीड, बशर्ते वो म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण घूम रहे। आपको क्या बतानी है बच्चों, आपको बतानी है उनकी एंगुलर स्पीड। तो अभी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे और करिए। चलिए अब बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें तो पहली बात तो ये है कि ये स्क्वायर है, ये लीजिए ये स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर है बच्चों। अब ये सिमेट्री से हम एक बात बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो सेंटर होगा वो स्क्वायर का ही सेंटर होगा, स्क्वायर का ही सेंटर होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, a/√2। भाई सिमेट्री से सर्कल का सेंटर और स्क्वायर का सेंटर दोनों एक ही जगह पर होंगे। एक्चुअली वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं। और यहाँ चूंकि चारों मासेस इक्वल है इसलिए सेंटर ऑफ मास और स्क्वायर का सेंटर एक ही जगह पर है। अगर भैया कुछ अलग अलग मासेस हो जाते हैं, सपोज करो ये m हो जाता है, ये 2m हो जाता है, ये 3m हो जाता है, ये 4m हो जाता, तो आप बकायदा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते। भाई आप क्या करते इस केस में, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में क्या करते, XCM भी निकालते और YCM भी निकालते। यही करते हैं ना भैया हम। अगर मान लीजिए एक लाइन में होते तो केवल x लेके काम हो जाता, लेकिन अगर एक प्लेन में होते तो फिर x y सब निकालना पड़ता है। तो इस केस में अभी आपने क्या करा बच्चों, अभी आपने ये करा कि वो एक स्क्वायर था और चारों मासेस इक्वल थे, तो इक्वल होने के कारण सिमेट्री से बच्चों स्क्वायर का सेंटर और बॉडी इसका इनका जो सिस्टम है उसका CM सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेंगे। तो अभी ये सेंटर ऑफ मास आ गया बच्चों। अब उसकी डिस्टेंस कितनी, a/√2। अब आप एक काम कीजिए कि इनमें से किसी भी एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स निकालिए, किसी भी एक पार्टिकल पे फोर्स निकाल लीजिए, इस पे या इस पे, चारों में से किसी भी एक पर। तो एक काम करते हैं हम इसमें किस पे निकालें, हम इस पर निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अब उस पर अगर देखा जाए तो 1 के कारण कितना फोर्स होगा, 1 के कारण होगा बच्चों G(m1 m2 अपॉन a²। दिस इज द फोर्स ड्यू टू 1। नेक्स्ट फोर्स ड्यू टू 3, फोर्स ड्यू टू 3 क्या होगा बच्चों, G(m1 m2 अपॉन a², वो भी इतना ही। भाई 1 के कारण निकाला तो वो डिस्टेंस a थी, 3 के कारण निकाला तो वो डिस्टेंस a थी। और अगर मैं 2 के कारण निकालता हूँ बच्चों तो 2 के कारण कितनी होगी, 2 के कारण होगी G(m1 m2 और डिस्टेंस कितनी बच्चों, √2 है। ये लोग हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर भी प्रॉब्लम्स करी हैं और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल के ऊपर भी प्रॉब्लम्स करी हैं। तो बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम बच्चों। अब ये आपके पास में किसकी डायरेक्शन है, F1, ये किसकी है, F3, और ये बच्चों किसकी है आपके पास में, F2। अब ये 3 फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस है। अब या तो आप एक काम कीजिए कि तीनों को x एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लीजिए, या फिर आप एक काम करिए ना, आप 1 और 3 का रिजल्टेंट निकालिए। अब 1 और 3 का रिजल्टेंट निकालिए। अब 1 और 3 का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, डायग्राम को आपको देखकर समझ में आ रहा है कि 1 और 3 के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 1 और 3 का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, 1 और 3 का रिजल्टेंट होगा √F1² प्लस F3² प्लस 2F1 F3 cos 90। ये क्या होगा बच्चों, अगर मैं इस पर रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा √this² प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, ये हो जाएगा 1 और 3 का रिजल्टेंट। अब इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, दिस इज इक्वल टू √2 Gm² अपॉन a²। ये तो आ गया बच्चों F13 आ गया। अब F13 आ गया, और F13 क्या होगा बच्चों, एक बात सर्टेनिटी के साथ में है कि F1 और F3 दोनों का रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में होगा।
तो दोनों का रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में होगा। और चूंकि दोनों की वैल्यूज बच्चों डिट्टो सेम है, सिंस देयर वैल्यूज आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, इसलिए रिजल्टेंट अलोंग एग्जैक्टली इस एंगल बाइसेक्टर के होगा। बाय रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स लाइज बिटवीन देम, ये आप जानते हो, अगर वो दोनों की वैल्यूज एब्सोल्युटली इक्वल है तो रिजल्टेंट उन दोनों के ठीक बीच में होता है। तो इस तरह से ये हो गया। तो नेट फोर्स जो होगा बच्चों वो कितना होगा, नेट फोर्स होगा इस केस में F2 प्लस F13। नेट फोर्स जो होगा बच्चों वो हो जाएगा F2 प्लस F13। और F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू आप ये निकाल चुके हो, वो कितनी आ रही है बच्चों, वो आ रही है Gm² अपॉन 2a²। भाई F2 की वैल्यू Gm1 M2 मतलब ये अपॉन ये, मतलब ये हो गया। और F13 की वैल्यू कितनी बच्चों, √2 Gm² अपॉन a²। भाई आपने अगर इस पार्टिकल पर इसके कारण फोर्स निकाला वो ये आया, इस पार्टिकल पर इसके कारण फोर्स निकाला वो ये आया, इस पार्टिकल पर इसके कारण फोर्स निकाला वो ये आया। अब नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा बच्चों पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, वो ये आ गया। तो उस कारण से फिर नेट फोर्स जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, अब वो जो इन दोनों का रिजल्टेंट था वो इस लाइन के अलॉन्ग था, F2 भी इस डायरेक्शन में था, तो दोनों को ऐड कर देंगे। और इस तरीके से बच्चों जो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा Gm² अपॉन a²। और आप एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल। आप चारों में से किसी भी पार्टिकल पे फोर्स निकालिए। मैंने इस पार्टिकल पे फोर्स निकाला, सिमेट्री से मैं इस पे निकालूं, इस पे निकालूं, इस पे निकालूं, सब पर बच्चों बिल्कुल सेम आना है, सब पर सेम आना है। अब ये मैंने फोर्स निकाल दिया, अब फोर्स तो आ चुका है मेरे पास। अब फोर्स आने के बाद मुझे क्या करना है, अब अगर मैं इसको जरा सोचूं कि किस तरह का केस बनेगा बच्चों, तो ये देखिए ये सर्कल है, जिस सर्कल पे वो घूम रहे हैं, सपोज कीजिए ये वो सर्कल तो नहीं दिख रहा है आपको सामने से, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये एलिप्स बन गया है, पर वो कोई बात नहीं, जितना सर्कल बना सकता हूं उतना तो बनाऊं। भैया ये एक सर्कल है जिस पर वो घूम रहे हैं। अब ये कुछ ऐसा केस है, देखिए ये एक स्क्वायर है जिस पर वो घूम रहे थे, ये लीजिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर घूम रहे थे। अब ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, और ये भी घूम रहा है। अब सपोज कीजिए ये उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये उठ के यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये उठ के यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और ये उठ के यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, एंड स्टिल दे विल बी लोकेटेड एट द स्क्वायर। अभी भी वो स्क्वायर पे रहेंगे, वो रहेंगे स्क्वायर पे। फिर बच्चों सपोज कीजिए अगर ये घूम के यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये घूम के यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और फिर भी वो एक स्क्वायर के ही वर्टाइसेस पर रहेंगे। फिर भी बच्चों वो एक स्क्वायर के वर्टाइसेस पर रहेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये कुछ रहेगा बच्चों। अब आपने किसी भी एक पार्टिकल पे फोर्स निकाल दिया साहब, वो जो फोर्स होगा बच्चों वही उसको नेसेसरी सेंट्रीब्यूटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो है Gm² अपॉन a² इंटू 1 प्लस 2√2 अपॉन 2। दिस इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग एट एनी पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स इतना बच्चों, और ये जो फोर्स होगा यही उसको देगा सेंट्रीब्यूटल फोर्स, तो m²। और सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, इस केस में सर्कल की रेडियस आप निकाल चुके हैं, वो ऑलरेडी कितनी आ चुकी है, a/√3, क्योंकि ये जो घूम रहे हैं बच्चों ये इनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास स्क्वायर का ही सेंटर है। तो ये आ गया बच्चों m²r। और फिर कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है साहब, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, बाकी तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाली मुझे बात नजर आ नहीं रही। और इस तरीके से बच्चों ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर द √3 Gm अपॉन a³ इंटू 1 प्लस 2√2 अपॉन 2। ये लीजिए साहब, ये आपके पास में आ गया। क्या आ गया, ये √3 इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा √3 Gm अपॉन a² था, और इन 2 में एक और a आ जाएगा तो बच्चों a³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2√2 अपॉन 2। तो दिस विल गिव यू द स्पीड, एंगुलर स्पीड, कोणीय चाल आपके समक्ष बच्चों कुछ इतनी आ जाएगी। ओमेगा आ गया, उससे आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, बट टाइम पीरियड तो सिंपल सी बात है, आपके पास में क्या आएगा, t = 2π अपॉन ओमेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना बच्चों, हमने यहाँ पर ये काम करा है, चूंकि चारों मासेस इक्वल हैं इसलिए सबकी एंगुलर स्पीड सेम आनी है, और मासेस इक्वल नहीं भी थे तब भी आपने देखा था कि एंगुलर स्पीड सबकी सेम आती थी।
हाँ, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मासेस ले लेते हैं, अगर एक मास m लेते एक मास 2m लेते तो फिर सबके सर्कल अलग अलग हो सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, एक मास m लिया था एक मास 2m लिया था, तो फिर सबके सर्कल अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर सारे मासेस सेम है, जैसे पहले केस में मैंने 2 मास दिए, फिर अगले केस में मैंने 3 मास दिए, फिर उसके अगले केस में मैंने 4 मास लिए, जैसा कि आपके सामने लिखा है, तो फिर इनके सर्कल सबके सेम है बच्चों। लेकिन अगर डिफरेंट मासेस हैं तो फिर सर्कल डिफरेंट हो जाएंगे। अगर सर्कल डिफरेंट भी हो जाते हैं तब भी सबका ओमेगा सेम रहेगा, एक बात। और एक और बात बच्चों यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए, अगर 2 मासेस का सिस्टम दे रखा है, जैसा mm था, जैसे m2m था, तो बड़ी लॉलीपॉप सी बात है बच्चों, आप रिड्यूस मास के फंडे से कर लीजिए। लेकिन अगर 3 मासेस का सिस्टम हो, जैसा कि ट्रायंगल में था, जैसा कि स्क्वायर में था, तो फिर बच्चों रिड्यूस मास का फंडा लगाना कुछ कठिन काम हो जाएगा।